नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर और डीओई की वर्कशीट 44, जो न्यू चैप्टर आपके ऊतक, विभाज्योतक पर आधारित है। देखिए बेटा, ज्ञान पूछता है दीदी से हमारी कोशिकाएं शरीर के किस प्रकार कार्य करती हैं और क्या पादप की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती हैं। तो जिज्ञासा दीदी बताती हैं कि जंतु और पादप दोनों ही बहुकोशिकीय जीव हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है और एक प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक। तो बेटा ऊतक की क्या परिभाषा हुई? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऊतक। और ये देखिए आपको बेटा, ये आपके कोशिका, ये ऊतक, ये अंग और ये अंग तंत्र, और ऐसे ये कोशिका, ये ऊतक, ये अंग और ये अंग तंत्र। बेटा देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा है कोशिका। जब बहुत सारी एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वे क्या बना देती हैं? ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? आपका अंग। बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं बेटा? अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो वह क्या बना देते हैं? एक पूरा शरीर। देखिए, जैसे कोशिका का तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोशिका के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊतक। अब बेटे बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो वो अंग का निर्माण करेंगे। मान लीजिए कि जैसे चित्र में तो आपको दिखाया गया हृदय, तो वो क्या है? अंग है। ठीक है, ऐसे ही आपका अमाशय अंग है, किडनी जिसको हम गुर्दे बोलते हैं अंग है। तो बेटा ये सभी अंग अपनी अपनी कार्य के अंतर्गत क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। जैसे आप देखिए हृदय का आपकी वर्कशीट में दिखा रखा है। तो हृदय जो है वह किस किस से मिलकर बना है? वह बहुत सारी जो आपकी वाहिकाएं होती हैं, जैसे आपकी शिराएं, धमनी और चैम्बर्स, जिसमें कक्ष जिसको हम कह सकते हैं, इन सब से मिलकर बना है। ऐसे ही बेटा, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संवहन तंत्र। ऐसे ही बेटा आपका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या आता है? जैसे आप नाक से सांस लेते हैं, वह आपके वायु पाइप द्वारा जो है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, श्वास नली जिसको हम कहते हैं, वहाँ से वह फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से होती हुई वह पूरे शरीर में जाती है। और फेफड़ों में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? फेफड़ों में आपके ब्रोंकाइज, ब्रोंक्यूल्स, ये सब कुछ जिसको हम कूपिकाएं भी कहते हैं, वह प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा का पूरा मिलकर क्या बनाएगा? श्वसन तंत्र। ठीक है। और ऐसे जब बहुत सारे तंत्र मिल जाते हैं, चाहे वो उत्सर्जन तंत्र है, चाहे वो श्वसन तंत्र है, चाहे वो पाचन तंत्र है, तो क्या बना देते हैं? शरीर। ठीक है। तो बेटा इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों से के ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। बेटा अलग अलग ऊतकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं जो एक निश्चित प्रकार का कार्य करने में सक्षम होती हैं। मनुष्य और पादप दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे जंतु ऊतकों का अधिकांश भाग जो होता है वो जीवित होता है और इन्हें ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाओं में एक समान वृद्धि होती रहती है। जबकि पादप कोशिकाएं जो होती हैं बेटा, क्योंकि पौधे क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, उनका अधिकांश ऊतक जो है वो सिर्फ सहारा देने के लिए होते हैं और यह ऊतक अधिकतर क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। इसीलिए पौधों में वृद्धि कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह जाती है और इन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता कम होती है। पौधों में कुछ ऊतक लेकिन जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, और जो जीवन भर बेटा विभाजित होते रहते हैं, तो पादपों के ऊतकों को हम दो भागों में बांटते हैं, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। ठीक है। तो बच्चे देखिए, पहले हम अपने विभाज्य ऊतक पढ़ते हैं। तो विभाज्य ऊतक कौन से हैं बेटा? पौधों में वृद्धि की कुछ निश्चित भागों, जैसे हमने पढ़ा कि कुछ निश्चित भागों तक की वृद्धि होती है और ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है, और इस प्रकार के ऊतकों को विभाज्य ऊतक कहते हैं। बेटा अच्छे से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। और यह 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतःविष्ट और पार्श्व। देखिए बेटा, शीर्षस्थ यह पौधों की जड़ और तनों में वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं और यह पादपों का लंबाई की
को लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, यह कहाँ पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जड़ एवं तनों में। ठीक है, और ये क्या कार्य करते हैं, यह पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। जबकि अंतःवृष्टि जो है बेटा, यह पत्तियों के आधार तथा टहनियों के जो आपके इंटरनोड जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पर्व कहते हैं, इंटरनोड इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जो पार्श्व विभाजोतक होता है बेटा, वह तने की परिधि तथा मूल में वृद्धि जो है वो पार्श्व विभाज्योतक के कारण ही होती है। बेटा ये देखिए, इसमें यहाँ पे जो वृद्धि होगी वह पार्श्व विभाज्योतक की वजह से होगी बेटा। यहाँ पे जो इंटरनोड होते हैं, यहाँ से जो वृद्धि होगी वह अंतःवृष्टि की वजह से होगी, और जो टॉप में चाहे यहाँ पे हो चाहे जड़ में हो, वहाँ से जो वृद्धि होगी वो किसकी वजह से होगी, शीर्षस्थ ऊतक की वजह से। ठीक है, ये बेटा आपको चित्र द्वारा भी दर्शाया गया है। विभाज्य ऊतक के गुण क्या होते हैं बेटा, इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं और इनके पास बहुत अत्यधिक कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति और केंद्रक होते हैं और इनमें राजधानियां नहीं होती। तो बच्चे ये थी आज की आपकी डीओई की वर्कशीट। आइए अब इसके अभ्यास के प्रश्न कर लें। ऊतक क्या होते हैं बेटा, ऊतक की परिभाषा आप यहाँ से कर सकते हैं कि एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा। सेकंड आप देखिए, पादप और जंतु कोशिका में अंतर, ऊतक में बेटा, जंतु ऊतक और पादप ऊतक में अंतर। तो यह क्या है, अधिकांशतः जीवित है, जबकि ये क्या है, अधिकांशतः ऊतक इसमें क्या होते हैं बेटा, मृत होते हैं और ये सिर्फ सहारा देने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें वृद्धि जो है वो निरंतर होती रहती है, लेकिन इसमें वृद्धि जो है वो एक सीमा तक, एक निश्चित भाग तक ही होती है। बच्चे, इसमें ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। यह बेटा कोशिकाओं की वृद्धि समान होती रहती है और एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है, किसमें, जंतु कोशिका में। और एक निश्चित आयु के बाद तो जंतु कोशिका में भी वृद्धि क्या हो जाती है बेटा, रुक जाती है। कुछ जो जबकि पादप ऊतक हैं, कुछ निश्चित क्षेत्रों में वृद्धि तथा कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। विभाज्योतक ऊतकों के प्रकार तथा पौधों में इनकी स्थिति दर्शाए। बेटा पौधों में इनकी स्थिति ये रही, आप ये दर्शाएंगे और आपको ये लिखना है इसके लिए। ठीक है, थर्ड आंसर आपको पूरा लिखना है बेटा। विभाज्य ऊतक ऊतकों के कोई दो गुणधर्म बेटा, तो आप विभाज्य ऊतकों के गुणधर्म आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा।